Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. इस लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे। इस लेक्चर में केवल बेसिक मैं आपका क्लियर करवाऊंगी क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो आज से ही इन डेप्थ हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, बट रेप्लिकेशन क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके बारे में कुछ कुछ चीजें देखेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन टर्म को समझो, इसमें क्या है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी यानी डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? जिसके 2' पोजीशन पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, दैट इज डीऑक्सी। एन का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी। डी का मतलब डीऑक्सी राइबो एंड एन मीन्स न्यूक्लिक एंड ए मीन्स एसिड। और यहाँ पर जब आप डीऑक्सी राइबो देखोगे तो इसमें भी क्या टर्म्स है, डीऑक्सी राइबो में भी, इसको भी अगर आप ब्रेक करो तो डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन एब्सेंट। कहाँ एब्सेंट है? राइबो। राइबो यानी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो होती है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है और 5 कार्बन है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। पेंटोज शुगर इसको कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर का, कुछ इस तरीके से मान लो, लेट सपोज इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो इसका जो सेकंड प्राइम पोजीशन यानी ये फर्स्ट प्राइम है, ये सेकंड प्राइम है, ये थर्ड प्राइम है, ये फोर्थ प्राइम है, 5 प्राइम है। तो सेकंड प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, सो दैट्स वाई इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबो। यानी क्या है? राइबो शुगर है और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? हमारे डीएनए और आरएनए। क्लियर है? तो यहाँ पर सेकंड प्राइम पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर डीएनए जो है हमारा, इसी वजह से जब आप देखोगे ये पूछा जाता है डीएनए ज्यादा स्टेबल होते हैं आरएनए, तो हम लोग ये बोलते हैं डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, क्योंकि आरएनए जो होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? वहां पर राइबो शुगर है और राइबो शुगर में कहीं पर भी ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है, लेकिन डीएनए में तो सामने से इन्होंने दे दिया डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, तो सेकेंड प्राइम पे ऑक्सीजन एब्सेंट कहाँ देखने को मिलती है? डीएनए में देखने को मिलती है। एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक आरएनए लेस स्टेबल देन डीएनए बिकॉज इट इज मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखवा भी देती हूँ आपको यही चीज। डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोस। डीएनए क्या कंटेन करके रखते हैं? डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो यानी राइबोज शुगर। तो आरएनए कंटेन राइबोस। तो यहाँ पर आरएनए राइबोस कंटेन करके रखेगा, तो यहाँ पर क्या होता है? 2' पर जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है। सो 2' पे क्या प्रेजेंट होगी? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH यहाँ प्रेजेंट रहता है, यानी ऑक्सीजन देखिए OH के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो OH यहाँ प्रेजेंट होता है। जिसके और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर केवल H प्रेजेंट होता है, O एब्सेंट होता है। 2' पे ऑक्सीजन जो है ये एब्सेंट होती है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन का जो हमने स्ट्रक्चर ना, यहाँ केवल H होता है डीएनए में। और आरएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आरएनए का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में यहाँ पर OH होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? जिसकी वजह से यहाँ पर आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्यों लेस स्टेबल होता है? बिकॉज
अब आरएनए के पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो इट इज मोर ससेप्टेबल फॉर हाइड्रोलिसिस, मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस। तो आज मैं आपकी केवल बेसिक्स क्लियर करवाऊंगी मैं, उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ पोर्शन आपका बायोकेमिस्ट्री का भी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए आप जो तैयारी कर रहे होगे, जो बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आपने पढ़े भी होंगे। तो ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया है दैट ये ऑप्शंस में ये लाइन है कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। सो ये लाइन, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये करेक्ट है दैट डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज डीएनए के 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और आरएनए के 2 प्राइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोलिसिस के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा, इसीलिए आरएनए हमारा कम स्टेबल है, डीएनए हमारा ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो हमारा डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये बनते कैसे हैं? न्यूक इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं डीएनए या आरएनए के फॉर्म में। क्यों? न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं हमारे? ये जो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पर लिखा हुआ है डीऑक्सी का मतलब तो हमने समझ लिया। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए आरएनए ये हमारे क्या होते हैं? यही हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं? ये न्यूक्लिक एसिड आर formed by the combination of by the combination of किन चीजों से मिलके बनते हैं न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड जो है ये मिलके बनते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या आ जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये आ जाता है नाइट्रोजनस बेस में, ठीक है। तो बेस जब भी मैं बोलूंगी जहां पर भी समझ जाना क्या है, ATGC, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। प्लस और क्या किन किन का कॉम्बिनेशन होता है? ये न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस भी होंगे, शुगर भी होगी। शुगर तो आपको पता ही चल गया, राइबोज शुगर होगी, राइबोज शुगर होगी एंड फॉस्फेट ग्रुप होगा। क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है फॉस्फेट? फॉस्फेट हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज क्लियर है आपको। आपने अगर कभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर कभी पढ़ी है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या चीज आप देखते हो कि जो हमारा डीएनए होता है वो किस किस डायरेक्शन में भागता है? पॉजिटिव की तरफ भागता है या नेगेटिव की तरफ भागता है डीएनए? डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है? डीएनए के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब अगर डीएनए के पास में फॉस्फेट प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर आपने कभी पढ़ा हुआ है ग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो नेगेटिव जो है
वहां पर हमारा डीएनए रहता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। डीएनए के पास कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। अभी मैं आपको जो जो चीजें समझा रही हूँ यहाँ पर, ये जो भी मैंने आपको फॉस्फेट ग्रुप बताया कि नेगेटिवली चार्ज है, तो यूनिट 30 में जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हो तो वहां पर एक कंसेप्ट लगता है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पर डीएनए जब आप पढ़ते हो, बेसिकली आप खुद का एग्जाम्पल लो, तो मैंने एक चीज बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और सेल में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहां पर तो डीएनए प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो मैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी आपको अलग से करवाऊंगी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब डीएनए के अगर मैं आपको टाइप बताऊं तो डीएनए भी ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ये मैं हल्का सा आपको यहाँ ओवरव्यू दे देती हूँ। जब मैं आपको वन शॉट करवाऊंगी बायोकेमिस्ट्री का तो वहां पर मैं इनके बारे में करवाऊंगी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। जो डीएनए है, डीएनए के जब आप टाइप्स देखते हो, डीएनए 3 टाइप का होता है बेसिकली। ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। जेड डीएनए। ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम बायोकेमिस्ट्री का जब मैं वन शॉट लेके आऊंगी तब पढ़ेंगे। तो डीएनए का यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बैकबोन है ना, ये जो भी मैंने बैकबोन बनाई है, ये बैकबोन किससे मिलके बनती है? ये है बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या है ये? बैकबोन ऑफ डीएनए। ये मिलके बनती है शुगर और फॉस्फेट से। किससे मिलके बनती है? शुगर और फॉस्फेट से। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस। लेट सपोज यहाँ पर ग्वानिन प्रेजेंट है, यहाँ पर ग्वानिन है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा? साइटोसिन, क्योंकि बेस पेयर ऐसे ही होता है। यहाँ पर लेट सपोज एडेनिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा? थायमिन। इसी तरीके से यहाँ पर लेट सपोज ग्वानिन है, तो यहाँ पर रहेगा साइटोसिन। यहाँ पर लेट सपोज थायमिन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? एडेनिन। यहाँ पर लेट सपोज साइटोसिन है, तो यहाँ रहेगा ग्वानिन। तो इस तरीके से क्या प्रेजेंट है? ये यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? इस तरीके से। तो ये है नाइट्रोजनस बेस। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर नाइट्रोजनस बेस। ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, एंड एडेनिन। एडेनिन को रिप्रेजेंट किया है ए से, साइटोसिन को रिप्रेजेंट किया है सी से, ग्वानिन को रिप्रेजेंट किया है जी से, और थायमिन को रिप्रेजेंट किया है टी से। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे? ये है नाइट्रोजनस बेस। तो इन तीनों से मिलके बनता है हमारा डीएनए। अब समझ में आ गया डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे मिलके बना है? डीएनए का जो स्ट्रक्चर है
डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो मिलके बना है हमारा शुगर, शुगर में भी राइबोस, राइबोस शुगर पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, राइबोस शुगर। इसके अलावा फिर हेक्सोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज आ जाता है, फिर राइबोस शुगर से मिलके बनता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस, एन भी लिख देती हूँ नाइट्रोजनस बेस को, इनसे मिलके बनता है। क्लियर है? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए का, जिसमें कि हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस भी है, जिसमें हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप भी है, हमारे पास में जहाँ पे शुगर भी प्रेजेंट है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। एक डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कई बार कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड टर्म्स में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोटाइड, अब जब भी मैं आपको बोलूंगी ना कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, तो समझ जाना न्यूक्लियोटाइड यानी पूरा का पूरा यहाँ पर शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस ऐड हो रहे हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये दो टर्म्स होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी है, फॉस्फेट भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड का जब कभी आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उसमें शुगर तो होती है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, बट नो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, तो वो होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊँ, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बता दूंगी, यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए रेप्लिकेशन आप देखते हो तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऐड होते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है। इसके बाद में फिर यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यहाँ पर क्या अटैच होता है? यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है कोई नाइट्रोजनस बेस। अब वो नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजनस बेस, ये कुछ भी हो सकता है, ATGC, कुछ भी हो सकता है, एनी वन, एक जुड़ा होगा, चाहे एडेनिन, चाहे ग्वानिन, चाहे थाइमिन, कुछ भी जुड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या जुड़ा होता है? यहाँ पर इस तरीके से यहाँ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियोटाइड का है, और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया हमने, वन न्यूक्लियोटाइड। इतनी बेसिक सी चीजें आपको क्लियर है? तो जब आप डीएनए स्ट्रक्चर बैकबोन देखते हो ना, तो डीएनए में भी आप ऐसे ही देखोगे, डीएनए स्ट्रक्चर बैकबोन। तो इसी तरीके से आप एक लेडर लाइक सीक्वेंस यहाँ देखोगे। जब भी मैं आपको डीएनए एप्लीकेशन करवाऊंगी ना, तो न्यूक्लियोटाइड बोलूंगी तो आप समझ जाना। तो डीएनए स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है? इसी तरीके से बनता है डीएनए स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो है राइबोस शुगर जो है ये बैकबोन में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ कहीं पे हमारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, और इस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ कहाँ जुड़ा होगा? नेक्स्ट यहाँ पर राइबोस शुगर होगी। राइबोस शुगर का यहाँ पे ये कौन सा प्राइम है? 3 प्राइम से जुड़ा होगा। ठीक है। यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम से, ऊपर 3 प्राइम से। तो जब भी आप कभी देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर हम लोग डीएनए का क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ किससे? इस राइबोस शुगर के 5 प्राइम से, और यहाँ जुड़ा हुआ 3 प्राइम से। ठीक है। अभी राइबोस शुगर जो है इसके साथ में भी कौन अटैच होगा?
यहाँ कहीं पे नाइट्रोजनस बेस होगा और यहाँ पे जो है हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है हमारा, ये नेक्स्ट यहाँ पर एक और शुगर बना लेते हैं। इस शुगर के यहाँ पर ये किससे जुड़ा होगा, इस शुगर के ये 3 प्राइम से जुड़ा होगा यहाँ पर फिर से, ठीक है। इसके बाद में शुगर के साथ में यहाँ नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा होगा। तो इस तरीके से जब आप देखोगे और लास्ट में यहाँ पर एक लास्ट शुगर मैं बना लेती हूँ इस तरीके से, लेट सपोज इस तरीके से शुगर बना ली, ये 3 प्राइम है, ये 2 प्राइम है। तो इस तरीके से जब शुगर बनाई मैंने लास्ट वाली, यहाँ पर पेंटोज शुगर, यहाँ नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर 5 प्राइम से है, ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम और ये लास्ट 5 प्राइम, तो 5 प्राइम से जुड़ा हुआ है। ये फॉस्फेट ग्रुप इसके 3 प्राइम से जुड़ा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर आपका 5 प्राइम से फॉस्फेट है, लास्ट फॉस्फेट, क्योंकि 5 प्राइम से जुड़ा है लास्ट फॉस्फेट। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 प्राइम है ओपन में। तो आप देखोगे तो जब भी आप डीएनए एप्लीकेशन देखते हो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही देखते हो। डायरेक्शन क्या होती है डीएनए एप्लीकेशन की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही होती है डीएनए एप्लीकेशन की, ठीक है। ये रीजन होता है। क्लियर है। और डीएनए क्या होता है, सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम एंड डीएनए, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं कैसे प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, जो मैंने एटीजीसी बताया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ। इनने अपने एक रूल दिया था और इन्होंने कहा था कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, कि जो नाइट्रोजनस बेस है ATGC, ये इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे डीएनए में, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जितना एडेनिन का अमाउंट होगा उतना ही थायामिन का होगा, और जितना अमाउंट साइटोसिन का होगा उतना ही ग्वानिन का होगा। अभी जब आप बायोकेमिस्ट्री करोगे ना, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड टी इसको ब्रेक करना ज़्यादा इजी है या C ट्रिपल बॉन्ड G इसको ब्रेक करना ज़्यादा इजी है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी है क्योंकि 2 ही बॉन्ड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 3 बॉन्ड को ब्रेक करना। तो पूछा जाता है कि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। तो जितने कम बॉन्ड है उनको, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक्स और वाई, इनके बीच में एक बॉन्ड है तो इसको जल्दी तोड़ सकते हो आप। अब एक्स और वाई 2 साल से इकट्ठा है, इनके बीच में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। और एक्स और वाई ये 3 साल से इकट्ठा है तो इसको तोड़ने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा टफ है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड है तो इनको ब्रेक करना ज़्यादा टिपिकल रहेगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड को ब्रेक करना एडेनिन और थायमिन के। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, डीएनए रेप्लिकेशन हम प्रोकैरियोट्स के केस में पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स के केस में भी। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए की कॉपी। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी। जैसे यहाँ पर ये डीएनए है मेरा, इस तरीके से मान लो ये एक डीएनए है, लेकिन इसने क्या किया, आपने इस स्ट्रैंड को भी अलग कर दिया और दूसरे स्ट्रैंड को भी अलग कर दिया और बोला मेरे को अब एक और बना के दो। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी कॉपी, ठीक है, क्या होगी, कॉपी। तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, कि एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना। देन यहाँ पर जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो ये प्रोकैरियोट्स के केस में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के केस में भी। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक में भी बात करेंगे। अब जब मैंने आपको सेल बायोलॉजी करवाई थी तो मैंने आपको एक चीज कहा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना।
ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका डीएनए इतना ज़्यादा लार्ज भी नहीं होता, इनका डीएनए इतना लार्ज भी नहीं होता। हमारे कंपैरिजन में इनका डीएनए क्या होगा, स्मॉल, और यूकैरियोट्स का डीएनए क्या होगा, लार्ज। लेट्स सपोज इतना लार्ज डीएनए है, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, और इनका मान लो इतू सा है, छोटू सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा कि अच्छा यूकैरियोट्स में जब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो आप पूछोगे रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, तो रेप्लिकेशन साइटोसोल में हो रहा है, ये ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। और यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ही देखने को मिलेगा रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट जो है ये मोनो रेप्लिकॉन होते हैं। क्या होते हैं, मोनो रेप्लिकॉन। क्या होते हैं, मोनो रेप्लिकॉन। मोनो रेप्लिकन का मतलब क्या है, यहाँ ये इसका स्टार्ट साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये स्टॉप साइट है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या है, ये मान लो स्टार्ट साइट है, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए, अब ये सोचा जाता है कि कैसे करें, तो इधर स्टॉप साइट है, तो इधर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। सेम इधर स्टार्ट साइट है, तो बहुत सारे यहाँ ओराई होते हैं, इधर स्टॉप साइट है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, ओराई बहुत सारे होंगे, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत सारे होंगे, ये पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करना है। तो इसलिए बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो इसलिए इसको मल्टी रेप्लिकॉन बोलते हैं, कि बहुत जगह से रेप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पर। क्या बोल देते हैं, मल्टी रेप्लिकॉनिक बोल देते हैं। मतलब ये ओराई साइट का कंसेप्ट मैं आपको बाद में करवाऊंगी, इस ओराई साइट के कंसेप्ट को अभी भूल जाओ, ठीक है, इसको अभी के लिए भूल जाओ बिल्कुल। कहने का मतलब ये इतना लार्ज डीएनए है, तो रेप्लिकेशन जो है अलग अलग जगह से, मल्टीपल साइट से स्टार्ट हो रहा है यूकैरियोट्स में, और यहाँ एक साइड से स्टार्ट होकर दूसरे में खत्म हो जा रहा है, क्योंकि छोटू सा डीएनए है। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। और जो डीएनए एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव पढ़ रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव क्यों, तो ये जब आप देखोगे तो ये देखिए, जब मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखा है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक एक स्ट्रैंड अलग अलग होकर नया स्ट्रैंड लगा है, यानी 50% जो है पेरेंटल मटेरियल गया है, 50% पेरेंटल मटेरियल है। तो जो हम डीएनए एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव यानी सेमी यानी हाफ, कंजर्वेटिव यानी कंजर्व, यानी पेरेंट वाला जो स्ट्रैंड है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है नेक्स्ट जो डीएनए बन रहा है वहां पे। ठीक है, और एक डॉटर स्ट्रैंड वहां पर फॉर्म हो रहा है। जब भी आप डीएनए एप्लीकेशन पढ़ते हो तो डीएनए एप्लीकेशन में आप मेनली 3 स्टेप पढ़ते हो। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस कौन कौन से 3 स्टेज होते हैं, सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इनिशिएशन, देन होता है इलोंगेशन, और ये तीनों स्टेप हम लोग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही पढ़ेंगे, और टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में इनिशिएट होता है, इनिशिएट होता है डीएनए एप्लीकेशन। तो इनिशिएशन यहाँ लिखवा देती हूँ मैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, दैट रेप्लिकेशन
of DNA, replication of DNA begins at a point known as origin of replication. origin यानी इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, origin of replication. ठीक है, तो यहां पर देन क्या होता है, देन यहां पर इनिशिएशन में ही टू डीएनए स्ट्रैंड्स, टू डीएनए मैं समझाऊंगी आपको, पहले लिखवा देते हुए, टू डीएनए स्ट्रैंड आर separated by the DNA helicase and this form the replication fork, and this form the replication fork. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर करवाया था, प्रीवियस से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर अभी आप इस स्ट्रक्चर को एक बार देखो, तो यहाँ कहीं ना जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बना के बता देती हूँ, ये मान लो अपना डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से, इस तरीके से, ये बैकबोन में तो आपको पता है शुगर और फॉस्फेट होंगे, ठीक है, और अंदर की तरफ आपको पता है कि ए टी, ये सारे सीक्वेंस होंगे, ATGC नाइट्रोजनस सीक्वेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कहीं ना कहीं एक साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। लेट सपोज ये एक साइट है, ये साइट ऑफ रेप्लिकेशन है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट साइट ऑफ रेप्लिकेशन। और ये स्टार्ट साइट जो होते हैं रेप्लिकेशन की, इसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में इसका अलग अलग नाम है। तो यहाँ मैं यहाँ एक पेज ले लेते हैं, एक तरफ लिख देती हूँ मैं यूकैरियोट्स, एक तरफ लिख देती हूँ मैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एक तरफ प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर जो स्टार्ट साइट है, इसको यूकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाता है, ARS है। तो ये स्टार्ट साइट ही, यूकैरियोट्स में इसका नाम रख दिया ARS। यूकैरियोट्स बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका हमारा, हम प्रोकैरियोट से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत गुण हैं, बहुत बहुत क्वालिटी है हमारे पास में, तो हम फैंसी सा नाम रखेंगे ARS। ARS यानी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। और प्रोकैरियोट्स बोलते हैं कि हम इतने फैंसी नहीं, हम तो नॉर्मल सा नाम रखेंगे ORIC, ओरा यानी ओरिजिन, कि हमारे नाम को देख के किसी को पता चल जाए कि रेप्लिकेशन हो रहा है। इनको थोड़ा इंग्लिश कम आती थी प्रोकैरियोट्स को, तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी O यानी ओरिजिन, रेप्लिकेशन R यानी रेप्लिकेशन, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन C का मतलब होता है क्रोमोसोम, ठीक है, C यानी क्रोमोसोमल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इन्हें सिंपल सा ही नाम रख दिया ORIC, ठीक है। तो ये स्टार्ट साइट यहाँ पर है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पर हेलिकेज जब ये लोड हो जाता है, तो ये ओराइसी हो या फिर ओराइसी प्रोकैरियोट्स में है, ARS यूकैरियोट्स में है, तो रिकॉग्नाइज कर लिया है आपने कि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो आप जल्दी से एक अपने दोस्त को बुलाते हो, यानी जैसे ही रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना, तो आपका बॉडी एक दोस्त को बुलाता है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज इसके पास जाता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास ना कैंची होती है, इस तरीके से इसके पास में कैंची होती है जिसे कट करना जानता है। ये क्या है, सीजर है, ये सीजर इसके पास में है, इसका नाम है हेलिकेज। ये हेलिकेज को बुलाता है, हेलिकेज यहाँ से दौड़ा 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 जाता है, यहाँ पर जाके बोलता है हाँ बोलो क्या काम है। तो फिर ये जो जहाँ पर ये रेप्लिकेशन साइट मिल गई थी ना, तो हमने बोला हमें पता चल गया, जैसे आप कभी कुआं वगैरह या सोना वगैरह ढूंढते हो ना,
पहले तो आप जगह ढूंढते हो कि अच्छा कहाँ सोना मिल सकता है, उसके बाद ही तो खुदाई स्टार्ट करते हो। तो इनको जगह मिल गई कि यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होना है, फिर बोलते हैं हमें ये जगह मिल गई, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो हेलिकेज ऐसा कर, तो अभी यहाँ पर कट मार। ठीक है। तो अब हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम बोलता है ओके, तो हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए के अंदर देखा, डीएनए के अंदर एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयर भी है, ग्वानिन और साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड से भी है। तो फिर हेलिकेज बोलता है देखो डबल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने से, अच्छा इसलिए मैं डबल बॉन्ड को पहले तोड़ता हूँ। तो ये बैठ जाता है एडेनिन और थाइमिन वाली जगह पे हेलिकेज, और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना यहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से यानी सबसे पहले ये एडेनिन और थाइमिन पे ब्रेक लगा रहा है, क्योंकि इसको ब्रेक करना ईजी है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है। बिकॉज एटी रिच रीजन, जो एटी रिच रीजन होगा ना, जहाँ एटी एटी ज्यादा प्रेजेंट होंगे, मान लो यहाँ पर एटी एटी बहुत थे और एक जी ट्रिपल बॉन्ड सी था, तो एटी एटी रिच रीजन है, तो इसलिए पहले यहाँ बैठा, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो एटी रिच रीजन जो होता है ये नीड्स लेस एनर्जी फॉर ब्रेक। तो इसने यहाँ से तोड़ना स्टार्ट किया, जैसे जैसे तोड़ता जाता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है। ये बीच वाले से सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए, सारे बॉन्ड ये ब्रेक कर चुका है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब इसको ऐसे ना बना के मैं सिंपल बना लेती हूँ, क्योंकि बार बार ऐसे बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, तो मैं इसको डीएनए को ऐसे बना लेती हूँ। इस तरीके से बीच में क्या किया, बीच में डीएनए हेलिकेज ने आके ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे अब ये ऐसा दिख रहा है, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, एंटी पैरेलल होते हैं तो ये इसका 3 प्राइम होगा, ये इसका 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, हेलिकेज एंजाइम यहाँ कट लगा रही है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम जो यहाँ पर भी कट लगाती जा रही है, और यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम जो है कि यहाँ पर बैठी हुई है, और एक हेलिकेज एंजाइम जो है यहाँ बैठी हुई है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में फंक्शन किए जा रहा है। हमेशा रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो ये हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम ऐसे ही काम नहीं करती, एनर्जी लगती है इसको काम करने में, बॉन्ड ब्रेक कर रही है तो एटीपी यूज करती है ये। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ब्रेक करती जा रही है, अब देखिए यहाँ पे ये बीच में बबल सा फॉर्म हो गया, ये बीच में जो फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन बबल। और ये जो फॉर्म हुए ये साइड साइड में, इन दोनों को बोल देते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, टू रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, ब्रांच पॉइंट होता है जहाँ ना रेप्लिकेशन बबल। ठीक है। तो यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज, दो हेलिकेज आपको दिख रही है ना, हेलिकेज बाइंड, एक ये हेलिकेज है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड होता है ना हमारे डीएनए, सो हेलिकेज बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करती है, एंड एज हेलिकेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, ओपन दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, डीएस यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, एज अ रिजल्ट जो है कोइलिंग यहाँ देखने को मिलती है, कोइलिंग, कोइलिंग विल अकर, देन टोपो आइसोमेरेस, ये वर्क करेगी दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ, वर्क ऑन टू स्ट्रैंड, ये मैं समझा रही हूँ आपको, वेट, विल अनवाइंड द कोइलिंग, अनवाइंड कोइलिंग, यानी क्या करती है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग, नेगेटिव सुपर कोइलिंग। देखिए कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर घरों में रस्सी आपने सबने देखी है, इस तरीके से रस्सी है ये,
और रस्सी को जब आप खींच खींच के खोलते हो ना, तो रस्सी यहाँ से तो खुलती जाती है, यहाँ पर गांठ जो है बहुत ज्यादा पड़ती जाती है इस तरीके से। तो आगे से तो हेलिकेज ओपन कर रहा है, पीछे से डीएनए में गांठ सी पड़ती जा रही है। कभी आप देखना रस्सी को जब आप ऐसे खोलते जाते हैं ना, खोलते जाते हैं, पीछे की तरफ गांठ ज्यादा पड़ने लग जाती है, तो ये कोइल हो रहा है इस तरीके से। आगे से तो खुल रहा है ये, लेकिन पीछे से कोइल हो रहा है। इसी को बोलते हैं सुपर कोइलिंग। सुपर कोइलिंग जिसको बोल रहे हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। अब हमारा बॉडी बोलता है कि हमें तो रेप्लिकेशन करना, हमारा डीएनए तो कोइल होता होता जा रहा है। हेलिकेज बोलती है ये क्या बात हुई, मैं तो डीएनए को ओपन करता जा रहा हूँ, आगे से कोइल होता जा रहा है। तो हेलिकेज अपने एक और दोस्त को बुला लेता है जिसका नाम होता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का क्या क्या काम होता है? टोपोआइसोमेरेज बोलता है टेंशन नोट, ये आ जाता है, इस सुपर कोइल को खोल देता है, इनको खोल देगा। ठीक है, इसको आराम से सिंपल जैसा था वैसा ही बना देगा। तो ये क्या कर देता है, इस सुपर कोइलिंग का जो इफेक्ट है उसको हटा देगा। कोइलिंग यानी ऐसे जो गोल गोल घूमा हुआ है, तो अब सुपर कोइलिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि टोपोआइसोमेरेज आ गई। तो इसने क्या किया, नेगेटिव सुपर कोइलिंग को हटा दिया। बात समझ में आ गई? तो जो टोपोआइसोमेरेज है, पहले मैं हेलिकेज का लिखवा देती हूँ। हेलिकेज क्या कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रही है। तो हेलिकेज को यूकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाता है? हेलिकेज एंजाइम को यूकैरियोट्स में हम किस नाम से जानते हैं? डीएनए, डीएनए बी के नाम से जानते हैं। डीएनए बी। और प्रोकैरियोट्स में MCM 227 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, MCM 227 कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? देन यहाँ थर्ड हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा है, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज जो होता है, टोपोआइसोमेरेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में इसको बोलते हैं गाइरेज। ठीक है, और यहाँ पर यूकैरियोट्स में तो टोपोआइसोमेरेज 1 और टोपोआइसोमेरेज 2 ही कहा जाता है। टोपोआइसोमेरेज अगर एक स्ट्रैंड पे काम कर रही है तो टोपोआइसोमेरेज 1 बोल देंगे एसएस यानी सिंगल स्ट्रैंड पे। टोपोआइसोमेरेज दोनों स्ट्रैंड पे काम कर रही है तो इसको हम बोल देंगे डबल स्ट्रैंडेड, दोनों स्ट्रैंड पे काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड पे काम कर रही है तो क्या नाम दिया हम लोगों ने, टोपोआइसोमेरेज 1, और डबल पे कर रही है तो टोपोआइसोमेरेज। क्लियर है? और प्रोकैरियोट्स में क्या कहा, प्रोकैरियोट्स में हमने गाइरेज नाम दिया, गाइरेज बोल देते हैं, कई बार इसको डीएनए गाइरेज भी बोल देते हैं। किसको नाम दिया डीएनए गाइरेज? बेसिकली टोपोआइसोमेरेज 2 को बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं डीएनए गाइरेज? टोपोआइसोमेरेज 2 को। टोपोआइसोमेरेज 2। अच्छा, अब आप ये बताओ क्या ये एटीपी को यूज करता है? हेलिकेज भी एटीपी यूज करता है, टोपोआइसोमेरेज भी एटीपी यूज करता है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। ठीक है, जो हमारा डीएनए का एप्लीकेशन होता है ना, वो दोनों डायरेक्शन में चलता है, बाई डायरेक्शनल होता है। एक ये पॉइंट मैं यहाँ लिखवा ही देती हूँ आपको। डीएनए एप्लीकेशन जो होता है ना, बाई डायरेक्शनल होता है। दोनों स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है ना, तो दोनों स्ट्रैंड पे होगा। बाई डायरेक्शनल मतलब जैसे इस तरीके से डीएनए है तो दो स्ट्रैंड है। अब ये इस तरीके से एप्लीकेशन फोर्क बनाई है ना हम लोगों ने, इस तरीके से एप्लीकेशन फोर्क और एप्लीकेशन बबल बनाया था। तो यहाँ पर एक डीएनए और ये डीएनए भी है, तो एक तरफ तो यहाँ पर बैठ जाएगी एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज और इधर वाला एप्लीकेशन करवाएगी। ठीक है, ऊपर वाले स्टैंड पे बैठ गई, एक नीचे वाले स्टैंड पे बैठ के यहाँ पर एप्लीकेशन करवा रही है। तो बाई डायरेक्शनल, एक इस डायरेक्शन में भी चल रहा है और इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, तो बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन चलता है। तो डीएनए एप्लीकेशन जो है बाई डायरेक्शनल चलेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया एमटी यानी माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होगा उसका रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है।
क्योंकि वो सर्कुलर होता है, इस तरीके से सर्कुलर होता है तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि ये सर्कुलर होता है इसलिए। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर इस तरीके से डीएनए अपना बन गया था, इस तरीके से। अभी तक हमने देखा कि डीएनए कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया था। अब ये बॉन्ड्स को ब्रेक तो कर दिया हेलिकेज ने। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि बॉन्ड वापस से जुड़ भी तो सकते हैं, बॉन्ड जो ब्रेक किए हैं वो वापस से जुड़ जुड़ भी तो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए हेलिकेज बोलता है यार मैंने अपना काम तो कर दिया, अभी अगर ये बॉन्ड जो मैंने तोड़े हैं ना ये जुड़ गए वापस से तो मेरा काम खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे आप होता है ना घरों में कपड़े टांगते जाते हो साथ साथ में चटकने लगाते जाते हो ताकि वो कपड़े नीचे गिरे ना, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करता है, हमारा बॉडी किस तरीके से फंक्शन करता है, यहाँ पर भी हमारा बॉडी यहाँ पे चटकनी से लगा देता है इस तरीके से। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इस तरीके से बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ में, इस तरीके से बाइंड टू ईच अदर। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से बाइंड करेंगे और दोनों स्ट्रैंड पे बाइंड करेंगे, एंड ऑल्सो बाइंड टू ईच ऑफ टू स्ट्रैंड। काम क्या होता है इनका, दोबारा से ज्वाइन नहीं होने देते, हेलिकेज बोलते हैं ना मुश्किल से तो एक एक स्ट्रैंड को अलग किया है। प्रिवेंट रीजॉइनिंग, दोबारा ज्वाइनिंग से प्रिवेंशन दिलवाते हैं, ज्वाइन नहीं होने देंगे। प्रिवेंट रीजॉइनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, कि डीएनए हमारी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ मान लो ए है तो ऊपर टी भी है तो कॉम्प्लीमेंट्री वापस जुड़ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री वापस भी तो जुड़ सकता है। तो अगर ये जुड़े ना, इसलिए हेलिकेज जैसे जैसे कट मारते जाती है ना उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसके पीछे पीछे बाइंड होता जाता है। मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगी, बाद में आप देखना उस वीडियो को। जैसे यहाँ पर ऐसा है, ये मेरा डीएनए है इस तरीके से, लेट सपोज। ठीक है, यहाँ एटी रिच रीजन था, एटी रिच रीजन यहाँ पर है। तो हेलिकेज एंजाइम ने यहाँ के इनको कट किया इस तरीके से। अभी जैसे ही कट किया ना ये वापस से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तुरंत सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पीछे से ऐड होता चला आता है। ठीक है, प्रिवेंट रीजॉइनिंग ऑफ डीएनए बिकॉज डीएनए क्या होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे कंसिस्ट करके रखता है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डीएनए पोलिमरेज एंजाइम भी जो है बहुत तरीके की होती है, डीएनए पोलिमरेज एंजाइम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, अभी उसके बारे में देखने की नीड नहीं है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, डीएनए पोलिमरेज थर्ड जो होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करती है। तो देन सेकेंड स्टेप आता है इलोंगेशन। इनिशिएशन देख लिया, सेकेंड स्टेप आता है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करती है, ये आती है। अब अलग अलग इस तरीके से हो गए ना डीएनए, तो डीएनए पॉलीमरेज आएगी, मान लो यहाँ पर ए है, इसको पता चलता है कि अच्छा ए है तो टी लगाती जाती है, जी है तो सी लगाती जाती है, मान लो यहाँ पर जी है तो यहाँ सी लगाती जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक और स्ट्रैंड बनता जा रहा है, यहाँ पर भी एक और स्ट्रैंड बनता जा रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड को रीड करेगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करती जाती है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रीड्स न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को रीड करेगी ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी इस तरीके से अलग अलग हुए हैं ना दो स्ट्रैंड, तो इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देंगे, नया स्ट्रैंड जो बन रहा है वो न्यू स्ट्रैंड है। तो क्या करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको रीड करेगी, न्यूक्लियोटाइड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड मेक न्यू स्ट्रैंड, एंड मेक अ न्यू स्ट्रैंड
बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स वन आफ्टर अदर, एक एक करके वन आफ्टर अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्पलेट पे एडेनिन है, लेट सपोज ये एक टेम्पलेट, ये दोनों टेम्पलेट हमारे पास में, इस तरीके से हेलिकेज ने अलग अलग किया था, हेलिकेज ने क्या किया था, अलग अलग किया था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो जस्ट यहाँ एक प्राइमेज एंजाइम भी होते हैं जहाँ से प्राइमर लगाया जाता है, स्टार्टिंग में यहाँ भी प्राइमर लगता है, यहाँ पे प्राइमर लगता है। तो प्राइमर लगने के बाद फिर यहाँ पर जो है हमारी डीएनए पोलिमरेज एंजाइम बैठती है। तो यहाँ जैसे डीएनए पोलिमरेज देखा ए है, तो बोलते हैं ए है, तो यहाँ पर लगा दिया टी। यहाँ देखते जी है, तो यहाँ लगा देती है सी। सेम काम यहाँ भी चलता है, तो बाई डायरेक्शनल चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में एक तो इस डायरेक्शन में काम चल रहा है, एक इस डायरेक्शन में काम चलता है, बाई डायरेक्शनल काम चलता है। तो इस तरीके से क्या कर रही है, ये दोनों स्ट्रैंड पे काम करती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडेनिन है टेम्पलेट पे, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा लगा देगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन लगा देगी न्यू स्ट्रैंड पे। ठीक है, अब ना जब आप इस तरीके से एडिशन वगैरह होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जब यहाँ पर काम करती है, तो यहाँ पर जो प्राइमर हमने ऐड किया ना, प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए का ही स्ट्रैंड है, ये भी छोटा सा। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्योंकि रेप्लिकेशन जो है 3' OH मिलना चाहिए तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो ये 3' OH जो है ये फ्री करवा देता है। 3' OH जैसे ही मिलता है ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन हम यहाँ से फंक्शन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और डीएनए पोलिमरेज जो है हमेशा काम कैसे करती है, डीएनए पोलिमरेज जो है हमेशा सिंथेसिस 5' to 3' ही करेगी हमेशा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दोबारा मैं अब तक जितना करवाया इसको समराइज करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में ये डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहाँ पर टी ए टी ए टी ए टी ए टी ए टी, ये एटी रिच रीजन है, एटी रिच रीजन है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ओराइसी कौन सी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यूकैरियोट्स में इसको एआरएस भी बोलते हैं। तो जैसे ही देखते हैं तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ आती है, हेलिकेज एंजाइम लोड होती है। हेलिकेज को यूकैरियोट्स में डीएनए बी बोलते हैं, और प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं, MCM227 बोलते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में डीएनए बी बोलते हैं। तो ये लोड होती है, लोड होकर एटी रिच रीजन में जो डबल बॉन्ड है इनको ब्रेक करती है। ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, यहाँ मेल्ट हो जाता है डीएनए। तो यहाँ किस तरीके से फॉर्म होगा, जैसे डीएनए यहाँ ब्रेक हो गया तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम यहाँ बैठी हुई है, ये हेलिकेज एंजाइम लेट सपोज इस डायरेक्शन में काम कर रही है बैठ के, आगे आगे कट मारती जा रही है, आगे आगे जो यहाँ पर भी ए टी ये बॉन्ड है ना, तो इनको तोड़ती जा रही है, ए डबल बॉन्ड टी। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में कट मार रही है। एक हेलिकेज एंजाइम यहाँ बैठी होती है, एक हेलिकेज यहाँ बैठी है, ये इस डायरेक्शन में कट मार रही है। यहाँ पर भी होगा ना ए टी, तो ये इस डायरेक्शन में कट मारती जा रही है, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में कट मारती जा रही है। तो अब देख रहे हो ना, दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी काम चल रहा है और इस डायरेक्शन में भी काम चल रहा है। इसे बोलते हैं डीएनए क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पर क्या करिए, कट करती चली जा रही है। साथ साथ में जैसे जैसे कट करती जाती है, पीछे पीछे कौन ऐड होते चले जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ऐड होते चले जाते हैं, ताकि वापस से जुड़ ना जाए। तो इस तरीके से जो है ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एक दूसरे से भी जुड़े होते हैं ये,
तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इनको प्रोकैरियोट्स में तो इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में इनको RPA, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए कहा जाता है यूकैरियोट्स में। रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए कहा जाता है किसमें? यूकैरियोट्स में, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे ये ओपन करती जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोइलिंग कोइलिंग फॉर्म होती जा रही है। जैसे रस्सियों में भी जब आप खोलते जाते हैं तो कोइलिंग इस तरीके से फॉर्म होती चली जा रही है, यहाँ पर इस तरीके से कोइलिंग बनती जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कोइलिंग को बचाने के लिए कौन लोड होता है? टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज 2 और 1। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? गायरेज। ये जो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग यहाँ पर हो रही है, तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? टोपोआइसोमेरेज का काम होता है नेगेटिव सुपर कोइलिंग, इसको हटाना, सुपर कोइलिंग को हटाना। ठीक है, देन यहाँ पर क्या किया जाता है, देन यहाँ पर अब ये हटाती जा रही है, तो अब कंडीशन कुछ ऐसी है। अब मैं एक ही 4 की यहाँ बना रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, जस्ट अ वेट अ सेकेंड, इस तरीके से मैंने एक ही एप्लीकेशन फोक बनाई है। दूसरे वाली ये जो इधर वाली थी ना, ये अभी मैंने नहीं बनाई, आपको समझाने के लिए अभी मैं एक ही बना रही हूँ, इतना ही स्ट्रक्चर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अभी भी ये वाला तो डबल स्टैंडर्ड ही है, ये वाला तो अभी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज ये यहाँ पर इसका 3' है, ये 3' OH है, ये 5' पे फॉस्फेट लगा होता है, 5' पे फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इसका 5', 3' है तो स्ट्रैंड का 5' होगा, और यहाँ 5' है तो स्ट्रैंड पे 3' होगा, राइट, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब 5' है, तो डीएनए पॉलीमरेज एक शर्त होती है कि डीएनए पॉलीमरेज बोलती है अगर मेरे को 3' मिलेगा ना, मैं तो ही काम करूंगी, मैं 5' पे मैं काम थोड़ी ना करूंगी। तो यहाँ पर ये होता है कि अच्छा डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए है 3', डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? 3' चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर प्राइमर ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर स्ट्रैंड जो है यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये 2 रिक्वायरमेंट करती है। ये बोलते मैं काम तभी करूंगी, मैंने कहा ना रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज 3rd करवा रही है मेरे लिए प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3rd है, यूकैरियोट्स का क्या है वो मैं बता दूंगी आपको बाद में। तो यहाँ पर ये बोलती है कि मैं तभी काम करूंगी कब, जब एक तो टेम्पलेट हो, तो टेम्पलेट तो हमारे पास में है, 2 टेम्पलेट है, और एक 3' OH जो है ये फ्री हो, 3' OH जो है ये फ्री हो, तब मैं काम करूंगी, वरना मैं काम नहीं करूंगी। तो फिर हम बोलते अच्छा तो फिर क्या, कैसे काम होगा? तो यहाँ पर तो 3' फ्री दिख रहा है, यहाँ पर तो 3' क्या है, यहाँ पर 3' फ्री है। तो यहाँ पर तो ये डीएनए पॉलीमरेज काम करना आराम से स्टार्ट कर देगी, सीधे सीधे जाएगी काम करना, यहाँ पर स्टार्ट कर देगी। लेकिन यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें प्राइमर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्राइमर हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और प्राइमर भी कैसे लगता है? प्राइमर भी कुछ इस तरीके से लगेगा, ये 5' है तो यहाँ भी कोई भी जगह होगी ये भी 5' होगा। तो यहाँ पर जैसे इधर तो एप्लीकेशन सीधा सीधा जा रहा है, क्योंकि 3' यहाँ फ्री मिल गया डीएनए पॉलीमरेज को। इसमें देखो वो 3' फ्री है यहाँ पर टेम्पलेट में आप देखो तो सही, टेम्पलेट में 3' दिख रहा है ना, नीचे 3' फ्री है। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से भागे भागे जाती है, मान लो डीएनए पॉलीमरेज है, ये बोलती है यहाँ पर तो 3' है, जाके छलांग मार के बैठ गई, और यहाँ से रीड करती गई, बोलती ए है चलो तुझे टी दे देती हूँ, यहाँ जी है बोलते चलो तुझे सी दे देती हूँ, यहाँ सी है बोलते चलो तुम्हें टी दे देती हूँ, यहाँ जी है बोलते चलो सी ले लो, यहाँ ए है तो टी। इस तरीके से यहाँ पर तो हमें स्ट्रैंड जो है आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, आराम से स्ट्रैंड मिल रहा है, क्योंकि 3' था, एकदम से आराम से बैठ गई। यहाँ यहाँ पर जब देख रही है डीएनए पॉलीमरेज तो बोल रही है 5', ओ शिट,
यहाँ पर तो मैं काम नहीं करूंगी तो वापस जाने लगती है। तो ट्रिंग ट्रिंग करके आपकी बॉडी बोलते हैं कहाँ जा रही है, तेरे लिए हम जुगाड़ लगाते हैं ना। तो फिर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आराम से पहले इंतजार कर रहा है, बोलता है ओके आई विल वेट। देन क्या होता है, देन यहाँ पर हम लगा देते हैं प्राइमर। लेट सपोज इस पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, यहाँ लगा दिया हमने प्राइमर। ठीक है, प्राइमर। अब प्राइमर का ये वाला एंड कौन सा होगा, ये वाला मान लो 3' एंड है। ठीक है, ये होगा 5' एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्राइमर लगा दिया, 3' एंड इसको मिल गया। ये बोलते हो ओके। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बैठ जाती है यहाँ के। बोलते चलो अब क्या करना है, तो अब की बार ये देखिए इस डायरेक्शन में कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, पाई डायरेक्शन में। तो इसने क्या किया, इसने बोला चलो ठीक है लगाते जाते, तो यहाँ ये लगाती जाती है, यहाँ पर ये लगा दिया इसने, ए भी लगा दी, यहाँ पर टी था। दोबारा दोबारा करवा देती हूँ, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीजें ज्यादा हैं, रीड करके आपको समझ नहीं आएगी चीजें। ये हमने प्राइमर मतलब अलग से एक डीएनए का स्ट्रैंड डाल दिया, ये प्राइमर डाला हमने, क्या डाला है, प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, प्राइमर प्रोवाइड करवा देता है 3' OH फ्री। तो 3' OH इसको दिख गया, ये यहाँ से जाती है, बोलते ओके आई विल सिट हियर, क्योंकि मैं यही बैठ सकती हूँ क्योंकि यहाँ 3' है। तो ये जाके यहाँ पे, अब मैं इसको रेड इस कलर से बिठा देती हूँ, यहाँ पर जाके अपनी डीएनए पोलिमरेज बैठ गई। ठीक है, यहाँ इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत। तो इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है ये, क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है ये। लेकिन ऊपर वाले में क्या, ऊपर वाले में देखिए आप, ये बोलते हो ओके मैं काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलती कैसे हैं चीजें, ये यहाँ पर फंक्शन करती है, स्ट्रैंड बनाते जा रही है, बनाते जा रही है, बनाते जा रही है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर ये आगे से भी तो कट करती जा रही है, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम आगे से भी तो कट कर रही है, आगे रास्ता फिर खुल गया। फिर हमने देखा कि अब यहाँ क्या करेगी डीएनए रेप्लिकेज। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बार बार प्राइमर लगाए जा रहे हैं हम लोग, और बार बार सिंथेसिस करवाए जा रहे हैं, लेकिन बीच में बाद में इन प्राइमर को हटाया भी जाता है। तो इस तरीके से दिक्कत यहाँ आ रही है, बार बार प्राइमर लग रहे हैं, 3' दे रही है इसको बार बार, क्योंकि हेलिकेज उधर से कट मारती भी जा रही है। तो ऐसे स्ट्रैंड जब हो रहे हैं तो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग, लैग हो रहा है बीच बीच में, लैगिंग स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इसी को कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड को ही। क्लियर है। अब डीएनए पोलिमरेज कैसे काम करता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डीएनए पोलिमरेज फंक्शन कैसे करता है। तो लीडिंग और लैगिंग ये दो स्ट्रैंड्स के बारे में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको क्लियर हो गया है कि कैसे फंक्शन चलता है।
ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड। यहाँ पर एप्लीकेशन एंजाइम यहाँ बैठेगी तो ये 3' है, ये स्टूडेंट्स का मिला 5' है। इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, वेट। हमने क्या कहा, जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है, एक छोटी सी माइन्यूट सी मिस्टेक थी, डीएनए पॉलीमरेज है, इसको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट, टेम्पलेट की और किसकी रिक्वायरमेंट है, टेम्पलेट के अलावा 3' OH की इसको रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट है, 3' OH की इसको रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा स्ट्रैंड है, इस तरीके से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज ऐसा एक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनना तभी वो क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इस तरीके से लेट सपोज ये मैंने एक ही फोर्क बनाई है आपके लिए, एक ही फोर्क है ये, और यहाँ पर आपको ये पता है कि क्या है, हेलिकेज एंजाइम जो है वो बैठी हुई है, हेलिकेज एंजाइम भी अपना फंक्शन कर रही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहाँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लेट सपोज ये 5' है, ये 3' है, ये 5' है तो ये 3' हो जाएगा, ये 3' है तो ये 5' हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंटीपैरल स्ट्रैंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ये 3' है, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हमने एक क्या प्रोवाइड करवा दिया, हमने हमने यहाँ पर प्राइमर प्रोवाइड करवा दिया। क्या प्रोवाइड करवा दिया हमने, प्राइमर। प्राइमर कैसा है, प्राइमर का ये 5' है, ये यहाँ पर 3', ये हमने प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ पर इसको 3' फ्री दिख गया, किसको, डीएनए पॉलीमरेज को। डीएनए पॉलीमरेज को क्या फ्री दिख गया, 3'। ये यहाँ पर इसको 3' नीचे फ्री दिखना चाहिए, इसको 3' फ्री दिख गया तो ये बैठ गई यहाँ पर, बोलती है अच्छा 3' है तो मैं बैठ जाऊंगी यहाँ पर, वरना मैं नहीं बैठती। तो यहाँ ए है, टी है, जी है, सी है, तो ये यहाँ पर जो है इनके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करती हुई इधर से ऐसे निकल जाती है। इसी को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड इसको बोल देते हैं, या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। नीचे न्यू स्ट्रैंड बन रहा है और ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला जो है ये टेम्पलेट है, इसको टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, और आगे आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम कट करती जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे से कट करती जा रही है, ये पीछे पीछे यहाँ पर ऐड करती जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दूसरे केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे केस में यहाँ पर अब मैंने आपको कहा था डबल डायरेक्शन में चल रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक यहाँ पर इस डायरेक्शन से भी चल रहा होगा, ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ना, नीचे वाले डायरेक्शन में भी यहाँ पर चल रही होंगी चीजें। तो यहाँ पर नीचे वाले डायरेक्शन में क्या होता है, नीचे वाले डायरेक्शन में यहाँ पर ये तो इधर इधर इस तरीके से चल रहा है, नीचे की तरफ क्या प्रोसेस हो रहे थे, दूसरे टेम्पलेट पे क्या प्रोसेस चल रही होती है, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर, क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रैंड तो इस तरीके से बनता जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमर प्रोवाइड करवा दिया, ये 5' है और ये यहाँ पर इसका ये 3' OH हमें मिल गया, ठीक है, 5' ये 3' OH हमें यहाँ पर क्या हो गया, 3' OH हमें यहाँ पे मिल गया। देन यहाँ पर क्या होता है, देन यहाँ पर भी हमारी कौन बैठ जाती है, डीएनए पोलिमरेज बैठती है और इस तरीके से ये फंक्शन करती है। 3' OH जब तक नहीं मिलता ना ये नहीं बैठती, तो हमने दोनों जगह क्या ऐड किया है, प्राइमर, और प्राइमर को ऐड कौन करता है, प्राइमर को ऐड करता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमर को कौन ऐड करता है, प्राइमेज, प्राइमेज एंजाइम ऐड करता है। तो यहाँ पर ये मैं बताना भूल गई थी आपको प्राइमेज एंजाइम के बारे में। तो प्राइमेज एंजाइम जो है, प्राइमेज एंजाइम जो है इसको यूकैरियोट्स में किस नाम से जाना जाता है, यूकैरियोट्स में तो इसको प्राइमेज ही कहते हैं, यूकैरियोट्स में तो इसको प्राइमेज ही कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ही मैंने अपोजिट कर दिया, यहाँ पर डीएनए भी प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है डीएनए भी, और यूकैरियोट्स में MCM 227 कॉम्प्लेक्स।
तो प्रोकैरियोट्स में तो इसको प्राइमेज ही कहते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में इसको डीएनए जी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में डीएनए जी कहेंगे प्राइमेज को, और हेलिकेज को डीएनए बी कहेंगे। हेलिकेज को यूकैरियोट्स में MCM 227 कहेंगे, और प्राइमेज को प्राइमेज के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब ये दिक्कत कहाँ जाती है? दिक्कत यहाँ आती है ये नीचे वाले स्ट्रैंड पे। दिक्कत वाली बात है नीचे वाले स्ट्रैंड पे। नीचे, अब मैं केवल नीचे वाला स्ट्रैंड बता रही हूँ, है ना। ऊपर वाला तो हमने देख लिया कि ऊपर वाला तो लीडिंग स्ट्रैंड है, आराम से काम कर रहा है। ऊपर वाले को तो आराम से 3' मिल गया, आराम से फंक्शन चल रहा है। यहाँ पर 3' है, यहाँ पर 5' है, यहाँ पर 3' है, यहाँ पर 5' है। तो ऊपर में हमने यहीं पे प्राइमर लगा दिया था, यहीं पे हमने प्राइमर लगा दिया, 3' मिल गया था डीएनए पॉलीमरेज को, और आराम से वो यहाँ पे फंक्शन करती चली जाती है। नीचे वाले डायरेक्शन में क्या हो, हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया प्राइमर। इसका ये मान लो कौन सा प्राइम होगा, ये वाला होगा हमारा 5', ये होगा 3'OH। तो यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है, यहाँ पर कंडीशन यहाँ ये चल रही है कि यहाँ पे इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज बैठ गया, ये काम करता जा रहा है यहाँ, लेकिन पीछे से यहाँ पर ब्रेक भी तो होता जा रहा है, पीछे से यहाँ पर ब्रेक भी तो होती जा रही है चीजें। हेलिकेज भी तो बैठा हुआ है यहाँ पर, तो हेलिकेज ने ब्रेक किया, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा ओहो अब पीछे वाला भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने प्राइमर लगा दिया, एक और 5'to 3'। तो इधर इधर इतना वाला एरिया भी कवर कर लिया, एक प्राइमर हमने यहाँ लगा 5'to 3'। डीएनए पॉलीमरेज ने इतना एरिया भी कवर कर लिया। अभी एरिया तो कवर करती जा रही है थोड़ी थोड़ी। अभी ये देखिए, दोबारा और दिखा देती हूँ। देखिए अब पीछे से भी तो, यहाँ से भी तो कटिंग चलती जा रही है, हेलिकेज भी तो कट कर रही है। ये देखिए मैंने इस तरीके से बना दी हेलिकेज, हेलिकेज भी तो यहाँ पर कट करती जा रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले स्ट्रैंड को, तो नीचे वाले को दिक्कत है ना। यहाँ पर तो 5' है, नीचे की तरफ क्या है 5' उधर की तरफ, 5' से थोड़ी ना काम करेगी, और ये इधर की तरफ निकल ली हमारी डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर हम अलग से एक और प्राइमर डालते हैं 5'to 3', बोलते हैं आ जाओ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठती है, बोलते चलो ठीक है कर देती हूँ काम। इतना काम इसने कर दिया। इसके बाद में फिर आगे से और कटिंग होती जा रही है। यहाँ पर फिर हम एक प्राइमर ऐड करते हैं 5'to 3'। यहाँ पर फिर बैठती है हमारी डीएनए पॉलीमरेज। अब जब ये डीएनए पॉलीमरेज ने इतना इतना कर दिया, उसके बाद जब हम डीएनए पॉलीमरेज को हटाते हैं ना, अभी मैं इसको हटा देती हूँ डीएनए पॉलीमरेज को, जैसे जैसे हमने हटाया तो यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड बन गया था। बाद में प्राइमर को भी हटाते हैं तो यहाँ पर एक गैप से फॉर्म हो जाते हैं छोटे छोटे। इसी को बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी स्ट्रैंड, नीचे वाले स्ट्रैंड को। एक बार और समझा देती हूँ, नहीं समझ में आया तो। केवल अब की बार मैं नीचे वाला स्ट्रैंड ही लेके चल रही हूँ आप लोग के लिए। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर डायरेक्शन जो है ये 3' है, ये 5' है। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाले स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इधर, इस तरीके से, इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेट्स सपोज मैं इतना बड़ा बना लेती हूँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ बाकी है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्राइमर रख दिया था यहाँ पे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को 3'OH फ्री चाहिए। तो 3'OH फ्री है, तो यहाँ बैठ गई डीएनए पॉलीमरेज। बोलते चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बनाती जाती हूँ स्ट्रैंड। स्ट्रैंड यहाँ पे बनाती जाती है, बना दिया बना दिया बना दिया। अब पीछे से क्या हो रहा है? पीछे से हेलिकेज भी काम कर रही है, हेलिकेज भी यहाँ काम कर रही है, इनको बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है ये हेलिकेज। तो यहाँ पर लेट सपोज इतने इतने बॉन्ड्स ब्रेक हुए, इतने इतने बॉन्ड्स ब्रेक हुए। फिर हमने एक और प्राइमर ऐड कर दिया, इतने में हमने एक और प्राइमर ऐड कर दिया। एक और पॉलीमरेज आती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फिर यहाँ पर आती है और फिर इतने इतने स्ट्रैंड को ये कंप्लीट कर देती है। तब तक हेलिकेज इधर पहुंच गई थी, तो इसने ये आगे वाले बॉन्ड भी ब्रेक कर दिए। अब ये बॉन्ड भी ब्रेक हो चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक और यहाँ पर प्राइमर ऐड कर देते हैं, एक और प्राइमर ऐड करेंगे 5'to 3'। फिर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम करती है। अब यहाँ पर जब ये इतने इतने स्ट्रैंड बना रहे हैं ना, लास्ट में जब हटाओगे ना तो छोटे छोटे है ना, एक और दोनों दो दो तीन तीन स्ट्रैंड के बीच में गैप सा मिलेगा। इस गैप को आप जोड़ते कैसे हो? जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, तो गैप को आप जोड़ते हो ग्लू के थ्रू, और उस ग्लू का नाम होता है लाइगेज, ग्लू के थ्रू। और ये स्ट्रैंड को इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ब्रेक से आगे, इसको ओकाजाकी लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लैगिंग का मतलब होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। लैगिंग का मतलब क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। जबकि ऊपर वाला अगर आप स्ट्रैंड देखोगे गौर से, तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में यहाँ पर ये
5' था तो ये 3' है, प्राइमर ऐड किया, प्राइमर 5' टू 3' ऐड किया, तो यहाँ पर ये सीधा इस डायरेक्शन में फंक्शन करती जा रही है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड बनता है हमेशा, ये लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा, और एक स्ट्रैंड हमेशा कौन सा स्ट्रैंड बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने। अभी ये लेक्चर के बाद ना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके एनिमेशन करना, डीएनए एप्लीकेशन एनिमेशन, 4-4 5-5 मिनट का वीडियो होता, 5-6 बार उसको देखना, क्योंकि ये चीजें आपको किसी बुक से समझ में नहीं आएंगी। ये चीजें अभी मैंने जितना समझा दिया, एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब एनिमेशन वीडियो देखोगे ना, तब आपको क्लियर आएगा कि अच्छा पिक्चर कैसे चल रही है। ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में लास्ट में जो प्राइमर होता है हमारा, प्राइमर आरएनए डीएनए स्ट्रैंड होता है। प्राइमर क्या होता है, आरएनए डीएनए स्ट्रैंड। तो लास्ट में आप देखोगे तो आरएनए के कुछ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्राइमर में, तो यहाँ पर लास्ट में जब लैगिंग स्ट्रैंड देखोगे तो लैगिंग स्ट्रैंड में आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर है ना, जैसे 2 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के हैं तो 2 यहाँ पर डीएनए के होंगे प्राइमर में, तो लैगिंग स्ट्रैंड में लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है लैगिंग स्ट्रैंड में। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है ना, अब यहाँ पर ये प्राइमर जो है, जो पहले हमने लगाया था, इसको हटाना भी है, तो इसको हटाने के लिए कौन आता है, प्राइमर जो ये लगाया था, तो इस प्राइमर को हटाएगा भी तो कोई ना कोई आके, है ना। तो इस प्राइमर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव प्राइमर, ये तो हम लोगों ने एक एक होता ना स्टार्ट करने के लिए, एक जैसे तुम्हें कोई काम स्टार्ट करना होता है तो फिर यहाँ पर प्राइमर डाल देते क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, तो अब हटाओगे भी तो इस प्राइमर को। टू रिमूव प्राइमर, आरएनए एच जो है ये यूज होती है किसके केस में, आरएनए एच, आरएनएज, आरएनएज, क्योंकि आरएनए डीएनए हाइब्रिड लैगिंग स्ट्रैंड पे बन रहा है तो आरएनएज एच एंजाइम यूज होगी। आरएनएज एच क्यों, क्योंकि आरएनए डीएनए हिट्रोडुप्लेक्स यहाँ बन रहा है, हिट्रोडुप्लेक्स कहाँ पर, लैगिंग स्ट्रैंड में, तो वहां पर तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग। इसी के अलावा यहाँ पर आप लोग और क्या यूज करते हो, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज करते हो, आरएनए डीएनए इस लिंक को ब्रेक करने के लिए। स्पेसिफिकली कहाँ होता है, ये मेनली होता है प्रोकैरियोट्स में, प्राइमर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों पैरेलली समझा रहे हैं ना आपको, पाथवे सेम रहता है, नाम अलग अलग हो जाते हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में इसी प्राइमर को रिमूव करने के लिए किसको यूज करते हैं आप लोग, एक एंजाइम को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको यूज किया जाता है। ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैम लास्ट में जब आपने बोला कि इस तरीके से, बाकी तो यहाँ पर डीएनए बन गया, बाकी तो यहाँ पर इतना इतना डीएनए बन गया, लेकिन जहां टेम्पलेट बना था वो जगह तो खाली रह गई, उसका क्या, तो यहाँ पर जो स्पेस यहाँ पर खाली रह गया, सो टू फिल स्पेस ऑफ प्राइमर, प्राइमर का स्पेस कैसे फिल होता है, तो यहाँ एक एंजाइम आती है जिसका नाम होता है टीलोमरेज। क्या नाम होता है, टीलोमरेज। और टीलोमरेज क्या होती है, टीलोमरेज जो है ये आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होती है, तो खुद का ये लेके आती है अपने पास में, और आरएनए टेम्पलेट लेके आएगी और आरएनए टेम्पलेट को यूज करेगी और यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर स्ट्रैंड को फिल कर देगी, डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए यहाँ पर लगा देगी। ठीक है। और यहाँ पर लाइगेज एंजाइम किस तरीके से, यहाँ पर ये जो लाइगेज एंजाइम ये ग्लू के जैसा काम कर रही थी, जो छोटे छोटे गैप बने थे, कैसे काम करती है ये लाइगेज एंजाइम, जो अपने कोफैक्टर यूज करती है। कोफैक्टर कौन कौन से, ये एटीपी, NAD+, इनको यूज करती है। ठीक है। एटीपी से यहाँ AMP बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर निकलते हैं, तो ये कोफैक्टर को यूज करके यहाँ पर क्या करती जाती है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करती जाती है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक सी चीजें करवाई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, तो इस तरीके से पूरा इलोंगेशन का प्रोसेस चलता है। और लास्ट टर्मिनेशन किसने कर दिया, टर्मिनेशन यहाँ पर कौन कर देता है, टस प्रोटीन कर देता है टर्मिनेशन, लास्ट में आके टस प्रोटीन।
तो ये बेसिक सी चीज़ है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले आप लोग इसको एक बार एनिमेशन या तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ में, आप खुद भी सर्च करना एनिमेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसको बहुत क्रिस्प में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके लिखवा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।